नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवी नराज। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और साथ ही जागरूक करने की एक पहल है। आंकड़ों की अगर माने तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं और इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने के लिए और साथ ही हृदय रोग से जागरूक करने के लिए देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सराहा है और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े भी हैं, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। और इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध धर्माधिकारी, डॉक्टर हीरालाल पंवार और साथ ही डॉक्टर अतुल पाटिल, इनके अलावा डॉक्टर विक्रांत विजन नासिक से हमारे साथ हैं, जो कि हमें हृदय रोग से बचाव और साथ ही उसके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमसे चर्चा भी करने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिरुद्ध धर्माधिकारी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, भारत में हृदय रोग के कारण मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो लगातार ये बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत तो है, लेकिन कोई भी इसका पालन करता हुआ नजर नहीं आता। एक चिकित्सक के रूप में आप उनका मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? कुछ साल पहले देखा गया तो भारत में हृदय रोग का प्रमाण पाश्चिमात्य देशों से काफी कम था, लेकिन जो अभी आंकड़े हमें प्राप्त है 2015 साल के, तो हर 1000 मौतों में से 272 मौतें हृदय विकार के कारण से होती है और ये माना जाता है कि आने वाले 25 सालों में ये दुगनी होने वाली है। तो ये आंकड़ेवारी हमें चौंकाने वाली है और उससे हमने जागरूकता बढ़ानी चाहिए हृदय रोग के प्रति। अक्सर देखते हैं हम कि हमारे रिश्ते में या कोई मित्र परिवार में कम उम्र में भी हृदय विकार या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमने भी जागरूक होकर इनका मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। विशेषतः जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या जिनके फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसी हिस्ट्री है, जो तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करते हैं, उन्होंने ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी अच्छी सेहत के लिए, हृदय की अच्छी सेहत के लिए नियमित रूप से व्यायाम, अच्छे आहार का और समय पे आहार लेने का पालन होना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों को वर्ज करना चाहिए। कम से कम 7 घंटा नींद जरूरी है, उसे लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब जो हमें टेस्ट या दवाइयों का सुझाव करते हैं, वो हमने फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि ये वो बदलाव हैं जो जीवन शैली में करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर हीरालाल पंवार जी, अब आपसे मेरा सवाल है, आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और साथ ही गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाले दर्द में अंतर आखिर कैसे करेंगे? एक बार किसी मरीज को दिल का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को बचाने के लिए तत्काल उपचार के भी क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं, ये भी आप बता दीजिए। मेरा कहना है कि जो हार्ट के लक्षण होते हैं वो एक टिपिकल सिम्टम होते हैं, उनको एंजाइना कहा जाता है। जो एंजाइना मतलब जो कुछ चलने पे या कुछ एक्सर्शन करने पे होता है, जो कि रेट्रोस्टर्नल जो चेस्ट पेन होता है, मतलब छाती में जो दर्द होता है वो बहुत सीवियर टाइप का होता है, प्रेसिंग होता है, एक कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन होता है वो, और वो थोड़ा सा बैठने के बाद एक 5-10 मिनट में कम हो जाता है। तो ये टिपिकल जो हार्ट का जो पेन होता है उसको एंजाइना बोलते हैं, वो इसी तरह होता है। गैस्ट्रिक ट्रबल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो कुछ हम लोगों ने अगर कुछ मतलब तला हुआ या कुछ एसिडिटी बढ़ाने वाले जैसे कुछ पदार्थ लिए, कुछ खा लिया, तो उसके कारण वो थोड़ा सा बर्फिंग टाइप और थोड़ा एसिडिटी जैसा पेन होता है, लेकिन वो एक्सर्शन से बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो ये दोनों में काफी ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर एक्सर्शन करोगे या थोड़ा चलोगे तो हार्ट का पेन बढ़ेगा। इसके एग्जैक्टली अपोजिट एसिडिटी का चलने से या एक्सर्शन से कुछ लेन देन नहीं है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि हार्ट अटैक आने के बाद सबसे पहले क्या करना जरूरी है, तो हार्ट अटैक आने के बाद
सबसे पहला इम्पोर्टेंट जरूरी है कि वो पेशेंट को सीधा मतलब उसको पहले लेटने को बोलना चाहिए। उसके बाद अगर घर में खून पतले की कुछ दवा होगी, एस्पिरिन जो काफी इम्पोर्टेंट दवा होती है, वो अगर रहेगी तो वो अपन उनको पेशेंट को दे सकते हैं। सॉर्बिट्रेट नाम का एक दवा आता है जो चेस्ट पेन का रिलीफ करता है, वो दवा दे सकते हैं। और उसके बाद इमीडिएटली वो पेशेंट को हम लोग नजदीक वाले हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। एम्बुलेंस को हम फोन करके तुरंत वहां पहुंचना जरूरी है। और उसके बाद फिर डॉक्टर के सुझाव के अनुसार उसको हार्ट अटैक के लिए देने वाले थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शंस की जरूरी होती है, या तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो डॉक्टर जैसे सुझाव करते हैं वो करना जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि ये तमाम विकल्प हैं जो हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं और इनके बारे में सबको पता होना चाहिए। डॉक्टर अतुल पाटिल जी, वो कौन सी सह रुग्णताएं हैं जो हृदय की समस्याओं को तेज कर सकती हैं, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप या फिर गुर्दे की बीमारी इत्यादि? क्या किसी लिंग विशेष में दिल का दौरा अधिक हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि हार्ट अटैक क्यों हुआ। और जैसे आपने बोला कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी की बीमारी जिनको है उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा रहती है। और आपको जैसे मालूम है, इंडिया अभी डायबिटीज और हाइपरटेंशन का वर्ल्ड में कैपिटल है, और उसके वजह से ज्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट भी इंडिया में देखे जा रहे हैं। तो इसके साथ ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी के साथ ही जो बाकी की चीजें हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए पीढ़ी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसे तंबाकू का व्यसन है या स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, इसके वजह से भी हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा बढ़ती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में देखने को आ रहा है जो पहले नहीं था, दैट इज ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की वजह से भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज्यादा बढ़ता है और हार्ट में ब्लॉकेजेस होके हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। अगर आप लिंग विशेष की बात करेंगे तो पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावना महिलाओं से ज्यादा रहती है, लेकिन ये जो दूरी है वो अभी इंडिया में भी कम हो रही है। लेडीज या श्री में भी ये प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन पुरुषों में ये सब ज्यादा चीजें होने की वजह से तंबाकू और स्मोकिंग का व्यसन, पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावना स्त्रियों से 50 साल तक थोड़ी ज्यादा रहती है। उसके बाद दोनों में ये प्रमाण एक समान है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर विक्रांत विजन जी आपसे रहेगा। क्या कैल्शियम स्कोरिंग, सीटी एंजियो और साथ ही स्ट्रेस टेस्ट जैसे कोई नियमित परीक्षण है जो अवरुद्ध धमनी का निदान करने के लिए किए जा सकते हैं? अगर हैं तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉर्नरी एंजियोग्राफी जो टेस्ट रहता है वो आज भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है हार्ट की रक्तवाहिनी में ब्लॉक है या नहीं समझने के लिए। बट कुछ टेस्ट ऐसे भी एडवाइस किए जाते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि रक्तवाहिनी में ब्लॉक है या नहीं। सबसे पहले जैसा आपने पूछा है कि सीटी स्कोर या कैल्शियम स्कोरिंग, ये समझना चाहिए कि जो कैल्शियम स्कोर रहता है ये सीटी में होता है, ये हार्ट की रक्तवाहिनी में ब्लॉक है या नहीं बताता है। इसका एक स्कोरिंग सिस्टम रहता है, जैसे कि 0 उसके अंदर रिस्क कम है। अगर 100 से 400 के बीच में रहा तो दैट मीन्स यू हैव अ मॉडरेट रिस्क, और 400 से ज्यादा रहा तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे कम उम्र में पेशेंट्स को अगर हार्ट अटैक होता है तो उनकी हार्ट की रक्तवाहिनी में कैल्शियम ज्यादा नहीं रहता है, थ्रोम्बस रहता है, गांठ रहती है। और जैसे उम्र बढ़ती है पेशेंट्स को कैल्शियम बढ़ सकता है, लेकिन जब उनका एंजियोग्राफी करते हैं तो उनकी हार्ट की रक्तवाहिनी में ब्लॉक नहीं होता है जी। तो इसके टेस्ट की लिमिटेशंस है। फिर दूसरा टेस्ट जैसे सीटी एंजियोग्राफी, ये हमें समझना है कि इसके अंदर रेडिएशन का रिस्क बहुत ज्यादा है। काफी डाई दिया जाता है जो किडनी के ऊपर असर पड़ सकता है। एंड ऐसे भी केसेस रहते हैं, हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि जब ये टेस्ट करते हैं तो पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए, इरेगुलर हार्ट रेट नहीं होना चाहिए। देयर आर लिमिटेशंस टू द टेस्ट। एंड रही बात स्ट्रेस टेस्ट की, तो स्ट्रेस टेस्ट बहुत ही यूजफुल टेस्ट है। एंड उसका सेंसिटिविटी, मतलब अगर 100 में से 100 लोगों का हमने स्ट्रेस टेस्ट किया तो 67% लोगों में हम बता सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट की रक्तवाहिनी में ब्लॉक होने की शक्यता है। बट आजकल बहुत कॉमनली हम लोग कुछ टेस्ट ऐसे करते हैं हमारे ओपीडी में जिसको हम लोग 4D स्ट्रेस एको विद कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को भगाया भी जाता है और हार्ट का स्कैन भी करते हैं। और ऐसी स्थिति में
90% सेंसिटिविटी मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाती है। यानी कि ये वो परीक्षण है जो नियमित तौर पर किए जा सकते हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध धर्माधिकारी जी, आप कैसे ये तय करते हैं कि मरीज को एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या फिर बाईपास की, क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन लोगों में देखने को मिलता है। पहले सिर्फ बाईपास सर्जरी हुआ करती थी। जब 1967 में बाईपास सर्जरी पहले चालू हुई तो पहले सिर्फ हम बाईपास के बारे में सुनते थे। 1985 के आसपास एंजियोप्लास्टी की शुरुआत हुई और अभी सभी लोग जानते हैं कि अगर हार्ट के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है तो हम एंजियोप्लास्टी करके उनको दूर कर सकते हैं। और बाईपास जो 2.5-3 घंटे ऑपरेशन चलता है, उसमें काटछाट होती है। ऑपरेशन के बाद काफी दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। घर पे भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। उस तुलना में एंजियोप्लास्टी काफी आसान लगती है लोगों को कि एंजियोप्लास्टी क्या एक दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई काटछाट नहीं होती है। लेकिन हमने ये समझ लेना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे कि हमारी जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी यानी हृदय को खून का सप्लाई करने वाली सबसे अहम खून की धमनी होती है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो तो हमें बाईपास करना ज्यादा बेहतर होता है। या ब्लॉकेजेस की संख्या 3-4 से भी अधिक हो तो उतने स्टेंट डालने से ज्यादा बेहतर होता है बाईपास करना। ऐसा भी देखा गया है कि जिन मरीजों को डायबिटीज है उनमें अगर बाईपास किया जाए तो एंजियोप्लास्टी से ज्यादा फायदा उनको मिलता है, क्योंकि दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा होती है। और हम जो एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डालते हैं उसमें भी ब्लॉकेज होने की संभावना होती है, वो डायबिटीज के पेशेंट्स में ज्यादा होती है। वैसे ही जहां पे कोई ब्लड वेसल बाइफरकेट होती है यानी वो 2 जगह बढ़ जाती है, अगर उस जगह पे ब्लॉकेज होता है तो ऐसी स्थिति में बाईपास करना ज्यादा बेहतर होगा। जिनको 1 या 2 ब्लॉकेजेस है, जो सीधी सादी ब्लड वेसल है उसमें ब्लॉकेज है, जिनको डायबिटीज नहीं है, ऐसे मरीजों में अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसका नतीजा अपने को अच्छा मिलता है। लेकिन डायबिटीज है, ज्यादा ब्लॉकेजेस है, हार्ट के मेन ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, तो ऐसे स्थिति में बाईपास करना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगला सवाल डॉक्टर हीरालाल पंवार जी आपसे मेरा रहेगा। वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य की अगर बात की जाए तो क्या हृदय रोगियों को कोई अतिरिक्त देखभाल और सावधानी ऐसी है जो कि बरतनी चाहिए? सही कहा आपने। कोविड-19 अभी पहली लहर हो गई, दूसरी लहर हो गई और अभी थोड़ा सा हम कोविड-19 को समझ रहे हैं, क्योंकि ये नया बीमारी है। तो काफी बार क्या होता है कि अभी हम पेशेंट्स लोगों को जिनको कोविड हो चुका है तो उनमें हमने कॉम्प्लिकेशन देखना अभी शुरू हो गए। तो काफी जो पेशेंट्स होते हैं, हृदय रोग के जो पेशेंट्स हमारे जो काफी स्टेबल रहते थे, वो कोविड होने के बाद काफी पेशेंट्स को हार्ट अटैक की भी संभावना रहती है। तो वो लोगों को उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करके उनको खून पतले के कुछ स्पेसिफिक दवा जिसको एंटीकोआगुलेशन बोलते हैं वो कम से कम 4 से 6 हफ्ता एडिशनल देते हैं, वो लेना जरूरी है। उसके साथ साथ जो डायबिटीज जिन हृदय रोगियों को डायबिटीज था वो कोविड होने के बाद काफी मात्रा में बढ़ा हुआ पाया गया है, ये कोविड सेकंड वेव के बाद। उसका कारण थोड़ा सा स्ट्रेस और स्टेरॉइड का जो यूज था उसके कारण हुआ है। तो वो डायबिटीज को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो एंटीकोआगुलेशन जो खून पतले के जो दवा है वो कुछ समय के लिए लेना जरूरी है, और डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल, कोविड-19 परिदृश्य में ये वो तमाम चीजें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर अतुल पाटिल जी, क्या रोगी घर पर बीपी की निगरानी कर सकता है क्या? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोविड युग में बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं। आप इस पर कैसे दर्शकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? पैंडेमिक के वजह से जो 4 से 6 महीने से चल रहा है, लोगों में एक तरह की दहशत है। बहुत सारे लोग अपने रेगुलर जो डॉक्टर्स हैं उनको जाके मिलना, जो मंथली विजिट रहता था वो करके शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाना, ये रूटीन था सबका। लेकिन ये पैंडेमिक के डर के वजह से कि अगर हम क्लिनिक में जाएंगे, लोगों के संपर्क में आएंगे तो कोविड हो जाएगा, इस डर से बहुत सारे लोगों ने 6 से 7 महीने से अपने डॉक्टर को नहीं मिले। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो आज अभी इस टाइम की जरूरत है कि पेशेंट्स खुद की बीमारी का कंट्रोल खुद के हाथ में ले। आपने जैसे पूछा कि ब्लड प्रेशर के लिए
तो यस, उसके लिए टेक्निक है, उसको बोलते हैं HBPM यानी होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। यूरोपियन और अमेरिकन गाइडलाइंस और एसोसिएशन भी अभी इस चीजों को प्रमोट कर रही है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो घर पे आप अपने ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और उसकी डायरी, जिसको ब्लड प्रेशर डायरी बोलते हैं, उसमें आप लिख के रख सकते हैं। और जब भी आप सपोज 2 या 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको दिखा के डॉक्टर को भी एक तसल्ली हो सकती कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं। और जो अभी इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में, वो टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। और एक अच्छे कंपनी का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन अगर घर पे लिया और उससे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग किया तो उससे डॉक्टर एज वेल एज पेशेंट दोनों को फायदा हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल डॉक्टर विक्रांत विजन जी आपसे मेरा रहेगा। टेली कंसल्टेशन के बारे में आप क्या कुछ राय दर्शकों को देंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि टेली कंसल्टेशन ये अभी हिंदुस्तान में बहुत अर्ली स्टेज में है। आई वुड से इट्स इन इट्स इन्फेंसी पीरियड। ये विश्व भर वेस्टर्न कंट्री में काफी सालों से हो रहा है, लेकिन हमारे देश में ये कोविड पैंडेमिक की वजह से अभी इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है। इसके कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी काफी है। सो बेसिकली कभी भी अगर पेशेंट को कोई इमरजेंसी रहती है, अक्यूट इमरजेंसी, जैसे कि चेस्ट पेन, स्वेटिंग, तो ऐसी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टेली कंसल्टेशन का ये है कि डॉक्टर पेशेंट को डायरेक्टली नहीं देखता है, फिजिकल या क्लिनिकल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो काफी टाइम प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। ये एक अच्छा माध्यम है, जैसे सर ने बताया है कि कोविड के समय में अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ है तो वो डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं एंड इससे डॉक्टर्स और नर्स या स्टाफ को भी रिस्क कम है। लेकिन इसके कुछ और भी डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स। सो अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कभी भी यही कहूंगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन या डॉक्टर को डायरेक्टली मिलना, स्पेशली अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये आज भी सबसे बेस्ट माध्यम है। एंड इसके लिमिटेशंस भी है, जैसे कि ये इतना एक्सेसिबल नहीं है। इंटरनेट होना या अच्छा फोन होना, स्मार्टफोन होना, ये सब नेसेसिटी रहती है ये सब कम्युनिकेशंस के लिए भी। सो वी आर आई थिंक इन द ग्रोइंग फेज, बट जैसे समय बढ़ेगा ये ज्यादा एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट रहेगी, एक कम्युनिकेशन मेथड रहेगा। बिल्कुल, ये वो तमाम चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जा सकता है। आखिरी में डॉक्टर अनिरुद्ध धर्माधिकारी जी, एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए, जिससे कि वो जागरूक हो सकें और हृदय रोग से खुद को बचा सकें। मेरा यही संदेशा होगा सब लोगों को कि हमने अपनी जीवन शैली में बदल लाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज, व्यायाम करना जरूरी है। दिन में कम से कम 1-1.5 घंटा सही भोजन सही समय पे लेना जरूरी है। और किसी भी व्यसन को हमसे दूर रखना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमारी अच्छी तरह से निगरानी रख सकते हैं, अपने फैमिली की निगरानी कर सकते हैं और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर हीरालाल पंवार जी, आपकी तरफ से क्या संदेश आज हमारे दर्शकों के लिए रहेगा? मैं जितने भी हृदय रोगी है वो सभी हृदय रोगियों को यही कहना चाहूंगा कि वो अपना ब्लड प्रेशर और अपना शुगर वेल कंट्रोल रखे, क्योंकि ये दो बीमारी जो हृदय रोगियों के साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का जो बीमारी है, यही उनके जान को मेन खतरा है। तो ये दोनों को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और साल भर में एक बार हृदय रोगियों ने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूरा जो कार्डियक का पूरा टेस्ट होता है वो सब ब्लड टेस्ट, उसमें स्ट्रेस टेस्ट, टूडी को, ये सब करवाना बहुत जरूरी है। जी, मैं चाहूंगी डॉक्टर अतुल पाटिल जी, आपका संदेश भी हमारे दर्शकों के लिए क्या रहेगा, जिससे वो जागरूक हो सकें, खुद का ख्याल रख सकें, वो आप दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम ऊपर आए, डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी वैक्सीनेशन का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अगले 6 महीने और 1 साल में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा और कोविड का इंसिडेंस भी कम होगा और अच्छी फैसिलिटीज यहाँ इंडिया में है। कोविड का मॉर्टेलिटी आज भी इंडिया में 1 से 2% है, लेकिन आपने अगर अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया और उसके वजह से हार्ट अटैक आया तो उसके वजह से जान जाने का परसेंटेज ये बहुत ज्यादा है, 10 से 15%। सो बिना डरे, कोविड से ना डरते हुए, सारे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी के प्रिकॉशन लेते हुए जब भी जरूरत पड़े अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी मिलना है, क्योंकि
कोविड से ज्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबने ना डरते हुए बाहर आना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में डॉक्टर विक्रांत विजन जी, आप क्या संदेश, क्या राय हमारे दर्शकों को देंगे? तो हमने ये देखा है कि सेकेंड वेव जो कोविड की आई थी, एक तो जिनको ऑलरेडी पहले हार्ट का प्रॉब्लम था उनके अंदर भी इंसिडेंस और जनरल पॉपुलेशन में भी हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो जिनको ये तकलीफ हुई है तो उनको अपने हार्ट स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। एंड काफी टाइम हम लोग कोई पैकेज करते हैं जिसके अंदर बहुत मिनिमम टेस्ट होते हैं, तो इट इज बेटर कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलके अप्रोप्रिएट टेस्टिंग, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट, लिपिड लेवल, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, शुगर्स कैसे है, स्ट्रेस टेस्ट, उनके एडवाइस के हिसाब से लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी बहुत वापर करना चाहिए क्योंकि अभी बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर में थर्ड वेव आने का भी रिस्क है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि हमें अच्छा इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि आगे जाके कभी किसी को कुछ तकलीफ होती है तो काफी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उससे भी सॉल्व हो सकते हैं, हम अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक पालन भी कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और साथ ही ट्विटर के माध्यम से भी जरूर जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें। अब कोई